नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वास्थ्य से जुड़ा हमारा खास कार्यक्रम इंडिया हेल्थ और मैं हूं आपके साथ सारिका श्रीवास्तव। इस कार्यक्रम में हम स्वास्थ्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं, तो चलिए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इंडिया हेल्थ में हर बार हम अलग अलग मेडिकल कंडीशंस के बारे में बात करते हैं। आज के इस एपिसोड में हम महिलाओं से जुड़ी परेशानियों पर चर्चा करेंगे और इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारी आज की गेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर अंकिता फतनानी जी। डॉक्टर अंकिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे किशोरावस्था में होने वाली समस्याओं से। इस दौरान कौन कौन सी समस्याएं किशोरियों में देखने को मिलती हैं? नमस्कार। किशोरावस्था नॉर्मली 14 से 18 साल के एज ग्रुप को हम लोग बोलते हैं। किशोरावस्था में मोस्ट कॉमन जो चीज़ है वो फर्स्ट पीरियड्स का कमेंसमेंट, फर्स्ट पीरियड जो स्टार्ट होता है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो उसका प्रिपरेशन शुरू से स्टार्ट कर देना चाहिए। हमारी सोसाइटी में एक टैबू है कि पीरियड्स के बारे में पेरेंट्स बात नहीं करते हैं, बच्चों को पहले से बताते नहीं हैं। तो ऑल ऑफ अ सडन अगर पहला पीरियड आ जाए, बच्ची को पता नहीं है, तो मेंटल प्रिपरेटरी फेज नहीं हो पाता है। तो उस तरीके से बहुत सारे साइकोलॉजिकल इश्यूज भी हो जाते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये टाबू को रिमूव करना और पहले से बात करना, बच्चों से बात करना कि एक ऐसा प्रोसीजर होता है, एक ऐसा प्रोसेस होता है बॉडी में जो अब स्टार्ट होने वाला है, हर महीने ब्लीडिंग होगी, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, वो आपको आगे किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर करने के लिए है। तो एक तरीके से बच्ची प्रिपेयर हो जाएगी उसके लिए, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहेगी। तो सबसे बड़ा टाबू तो यही है, इसको रिमूव करने की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, फिर पीरियड्स जब आते हैं तो उससे रिलेटेड जो समस्याएं हैं, जैसे स्टार्टिंग में अगर पेन्स चालू होगा, अगर पेट दर्द हो रहा है या कमर दर्द हो रहा है, तो उसकी रेमेडी बजाय उसको सहन करने के उसके रेमेडीज हैं। आप सिंपल गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करके सिंपल मेडिसिन होती हैं वो स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस होते हैं, हीट फॉर्मेंटेशन होता है, उस समय कुछ डाइट जो होते हैं रेस्ट्रिक्ट करने होते हैं, स्टार्ट करने होते हैं। ये सारी चीज़ जो है अगर पहले से पता होगा या फिर अगर डॉक्टर के एडवाइस से स्टार्ट कर देंगे तो वो काफ़ी स्मूथ हो जाता है। एक तरीके से पहला जो प्रिपरेटरी फेज़ है, अगर वो पहले से हो जाए अच्छे से, तो वो बच्चे उसको अडाप्ट करने में सही हो जाते हैं और वो एक तरीके से इजी हो जाता है उनके लिए। जी बिल्कुल अंकिता जी, फर्स्ट पीरियड यानी पहली माहवारी में अक्सर किशोरियां चिंतित दिखाई देती हैं। ऐसे में कई तरह के उनके मन में सवाल होते हैं जो वो हर किसी से डिस्कस भी नहीं कर पाती हैं। कई लोगों में गंभीर रूप से दर्द होता है, ऐसे में कई लोग दवाइयों का भी सहारा लेते हैं। तो क्या इन दवाइयों का साइड इफेक्ट हो सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट पीरियड की बात होती है और लड़कियां अपनी किशोरावस्था में भी होती हैं? नॉर्मल दर्द जो है वो नॉर्मल है। थोड़ा बहुत अगर दर्द है तो उसमें दवाई लेने की ज़रूरत नहीं भी होती है। अगर हॉट फॉर्मेंटेशन कर लें, थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लें, जिंजर टी बोलते हैं वो ले लें, फ्लूइड्स ज़्यादा लें, कार्ब्स उस समय कम लें, तो ये सारी चीज़ काफ़ी हद तक कम हो जाता है। बट क्योंकि फर्स्ट पीरियड है जिसको हम एनआरके कहते हैं कि बच्चों को पहले से ये सब पता नहीं है, फर्स्ट बार उनके साथ हो रहा है, तो पेन टॉलरेंस क्षमता भी सबकी बॉडी की अलग अलग होती है। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा पेन टॉलरेटिंग किसी का कैपेबिलिटी हो, किसी की बिल्कुल भी पेन टॉलरेटिंग कैपेबिलिटी नहीं हो, तो थोड़े से पेन में भी बहुत ज़्यादा वो है। क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न ये स्कूल एब्सेंटीज़म का भी है कि 4-5 दिन इतना ज़्यादा पेन होता है, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, बच्चे अडेप्ट नहीं कर पाते हैं। तो उस केस में मेडिसिन, सिंपल पेन किलर्स हैं जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, वो दे सकते हैं। और उनके ऐसे कुछ ये भी नहीं है कि लॉन्ग टर्म तक आपको लेना है। अगर बहुत ज़्यादा पेन है, आप उसको बेयर नहीं कर पा रहे हैं, वो आपकी डे टू डे एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, तो आप वो पेन किलर ले सकते हैं ऑन एंड ऑफ। तो अगर आप लॉन्ग टर्म तक नहीं ले रहे हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते। ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि हर एक में पेन हो ही। जब स्टार्ट होता है पीरियड्स तो हो सकता है कई लोग के लिए एकदम स्मूथ हो, बिल्कुल पेनफुल हो, बिल्कुल पेनलेस हो, बिल्कुल पेन नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ हो, और कई लोग के लिए काफ़ी ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। तो वेरी करता है, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जी बिल्कुल अंकिता जी, पर्सन टू पर्सन मैटर करता है कि किस प्रकार से उन्हें हैंडल करते हैं, जो उनके पेरेंट्स होते हैं वो उन्हें किस प्रकार की गाइडेंस देते हैं। इसके अलावा एक और संजीदा विषय है गर्भावस्था यानी कि प्रेगनेंसी, और इसे लेकर भी कई प्रकार की जो भ्रांतियां हैं वो फैली हुई हैं। तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस दौरान महिलाओं को क्या करना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां होती हैं जो बरतनी चाहिए। गर्भावस्था अपने आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट विषय है, बहुत एक इम्पॉर्टेंट पीरियड है। इस पीरियड में
अंदर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का डेवलपमेंट होता है और लास्ट में डिलीवरी, अपने आप में एक 9 महीने का लंबा सा पीरियड है। तो इसको भी हम एक प्रिपरेटरी फेज़ भी कह सकते हैं, क्योंकि इस समय जो फीमेल्स हैं, जो महिलाएं हैं, अपना जिस तरीके से ख्याल रखेंगी अपने न्यूट्रिशन का, अपने हेल्थ का, अपने डाइट का, अपने सारे लाइफस्टाइल का, तो वो आगे जाके उनको प्रिपेयर करेगा डिलीवरी में, जो कि अपने आप एक बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल, बहुत ज़्यादा ताकत कंज्यूमिंग वाला प्रोसीजर है, और बाद में उनको आगे जाके ब्रेस्ट फीडिंग और ये सारी चीज़ें हैं। तो एक प्रिपरेटरी फेज़ है। तो इस समय गर्भावस्था के टाइम में आप जिस तरीके का आप डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, आप जो एंटीनेटल विजिट्स होती हैं, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पे पेशेंट को एजुकेशन, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ पेशेंट एजुकेशन है। अभी भी जो रूरल एरियाज़ हैं, जो गांव में हैं, तो उनको डॉक्टर्स का असिस्टेंट उनको नहीं है, डॉक्टर्स का रीच नहीं है, तो आंगनवाड़ी और आशा के थ्रू ही वो लोग अपना जो कर पाते हैं। तो मिनिमम एटलीस्ट 4 एंटीनेटल विजिट्स तो होनी ही चाहिए। तो बेसिकली जो पेशेंट के मन में जो मिथ्स होते हैं, जो उनको पूछने का रहता है, वो क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि पेशेंट एजुकेशन जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप एजुकेटेड नहीं रहेंगे, अगर आप उस चीज़ के लिए आपको पता नहीं रहेगा, तो एक तो एजुकेट करना और दूसरा इम्प्लीमेंट करना जो चीज़ों को, कि आपको डाइट, अपना डाइट बहुत न्यूट्रिशन आपको ध्यान देना है, अपना एक बैलेंस डाइट रखना है, अपना सारी चीज़ें, आपका सारा कॉम्पोनेंट्स रहना चाहिए, आपको प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन रखना है, रेस्ट आपको मेंटेन करना है, 8 से 10 घंटे का आपको रेस्ट चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी किस तरीके की, कितने की रहनी चाहिए, जो प्रॉपर डाइट है वो ले रहे हैं आप, उसके बाद जो ज़रूरी मेडिकेशंस हैं जो आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे डे बाय डे, टाइम टू टाइम जो चेंजेस होते हैं, जो इम्पॉर्टेंट वैक्सीनेशन है, वो सारी चीज़ें जो है आपको ध्यान में रखनी है। क्योंकि अगर आप आज अपना ध्यान रखेंगे तो आगे जाके आपका बेबी जो है वो हेल्दी रहेगा, मिच्योर रहेगा। अदरवाइज अगर इस पीरियड में ध्यान नहीं दे पाए तो उसके कारण काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस बेबी में भी हो सकते हैं, आगे जाके प्रसव के दौरान भी काफ़ी सारे कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। तो गर्भावस्था के दौरान अगर ध्यान रखा गया तो काफ़ी सारी चीज़ों को हम अवॉइड कर सकते हैं। बिल्कुल अंकिता जी, जैसा कि आपने कहा कि गर्भावस्था के दौरान कई तरीके से लोग ध्यान नहीं देते, जैसा कि आपने कहा कि एजुकेशन, रूरल एरियाज में लोग एजुकेटेड नहीं होते, जिस वजह से वे अपना ध्यान नहीं रख पाते हैं, डाइट फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में कई समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। वो किस प्रकार की समस्याएं हैं और उनके निदान के लिए महिलाओं को क्या कुछ करना चाहिए, किस प्रकार की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारा डाइट ही है। एक बैलेंस डाइट है जो कि सारा कंपोनेंट उसमें प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सारे रहने चाहिए। अब अगर हम ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो इतना अगर एसेस उनको नहीं है, एसेस एक्सेसिबल नहीं है, तो ऊपर से देना है, क्योंकि आखिरी शुरू के 3 महीने में तो काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, उल्टी होता है, ये चक्कर आता है, तो हो सकता है वो नहीं खा पा रही हूँ। बट 3 महीने के बाद जो मेजर रिक्वायरमेंट बॉडी की वो स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इस 3 महीने के बाद जो बेबी है वो भी आपकी बॉडी से एक्सट्रैक्ट करेगा और बेबी की रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेबी की ग्रोथ भी होती है। तो अब आपकी बॉडी से बेबी को भी चाहिए और आपको भी चाहिए। तो अब बाहर से हम आयरन, कैल्शियम, फोलिक एसिड और प्रोटीन पाउडर, ये सब का जो है सप्लीमेंट्स आपको देते हैं। तो ये ध्यान से देना है। आपके हीमोग्लोबिन लेवल के बेसिस पे आपको आयरन कितना लेना है, क्या लेना है। आपके बेबी को भी बेबी के बोन्स के डेवलपमेंट के लिए कैल्शियम लेना है बाहर से, क्योंकि मैक्सिमम जो भी विटामिन हैं, मिनरल्स हैं, उन सब की रिक्वायरमेंट गर्भावस्था में बढ़ जाती है। सारे जो भी हमारे एसेंशियल कंपोनेंट्स हैं डाइट के, सारे जो कैलोरीज रिक्वायरमेंट है वो 300-400 कैलोरी बढ़ जाती है जो नॉर्मल इंसान के कंपैरिजन में। तो आपको डाइट उस तरीके से अपग्रेड करनी पड़ेगी, क्योंकि जो आप आज खा रहे हैं वो आप अगर गर्भावस्था के दौरान खा रहे हैं तो वो पूर्ति नहीं करेगा उतने न्यूट्रिएंट्स की, तो बाहर से लेने की ज़रूरत है। तो वो एक्सेसिबल है कि नहीं है, अफोर्डेबल है कि नहीं है, तो ये सब ग्रामीण क्षेत्रों में ये सब करने का थोड़ा सा मुश्किल है। आजकल आशा और ये जो वर्कर्स हैं, आशा वर्कर्स हैं, मितानिन है, ये सब काफ़ी हद तक उसको कर रही हैं। बाकी टेटनस है, टेटनस का वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नियोनेटल टेटनस फिर अगर हो जाता है तो बहुत ही डेंजरस चीज़ है वो। तो 2 टीके टेटनस के, और बाकी जो अभी कोविड हुआ है, कोविड चला था, तो उसके लिए पेशेंट वैक्सीनेटेड है कि नहीं है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फाइलग्रियासिस है, उसके लिए डीवर्मिंग है। तो टाइम टू टाइम ये सारी चीज़ों को अडेप्ट करके आप एक हेल्दी गर्भावस्था की तरफ बढ़ सकते हैं आगे। जी बिल्कुल अंकिता जी, एक हेल्दी गर्भावस्था के लिए ये सारी चीजें बहुत मायने रखती है। इसके अलावा बात करेंगे स्वस्थ और संतुलित गर्भावस्था के लिए और क्या कुछ किया जा सकता है। एक संतुलित आहार, संतुलित डाइट के साथ साथ एक्सरसाइज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? एक्सरसाइज एज सच गर्भावस्था में आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल तो बितानी ही है, एक्टिव लाइफस्टाइल आपको रखनी है अपनी। उसमें ऐसा नहीं है कि अगर प्रेगनेंसी है तो आपको सिर्फ लाई डाउन करना है, आपको रेस्ट करना है। जैसे हो जाता है कि अब मैं प्रेगनेंसी
सी हो गई है तो मुझे काम नहीं करना है, तो वैसा नहीं है। आपको अपनी लाइफस्टाइल शुरू से लेकर आखिरी तक एक्टिव लाइफस्टाइल ही आपको रखनी है। तो आप नॉर्मल अपना जो काम करते हैं वो आप कंटिन्यू कर सकते हैं काम करना। आप सिंपल वॉक कर सकते हैं, वॉकिंग इज़ अ बेस्ट एक्सरसाइज। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस कर सकते हैं आप, मेडिटेशन कर सकते हैं, योग में कुछ कुछ आसन कर सकते हैं आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके, फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं जो स्पेसिफिकली इसके लिए डेडिकेटेड हैं उनसे कंसल्ट करके। बहुत ज़्यादा विगरस एक्सरसाइजेस जो हैं या फिर डंबल एक्सरसाइजेस हैं या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है वो हम एडवाइजेबल नहीं हैं। और स्पेसिफिकली शुरू के 3 महीने और लास्ट के 2 महीने हैं उसमें तो विगरस कुछ भी एक्टिविटी है या एक्सरसाइजेज हैं या ट्रैवल है वो सब चीज़ हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं, क्योंकि बहुत क्रिटिकल पीरियड्स होते हैं। अदरवाइज जो चौथे महीने से लेकर 7वें-8वें महीने तक तो आप बिल्कुल एकदम एक्टिव लाइफस्टाइल अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं अगर कोई हाई रिस्क नहीं है तो। इन केस अगर कुछ हाई रिस्क है जैसे कि प्लेजेंटा अगर नीचे है या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है या पहली प्रेगनेंसी में प्री टर्म लेबर हुआ है तो वो सारी चीज़ों में अलग हो जाता है। अदरवाइज एक नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अगर आपका हाई रिस्क कुछ नहीं है जो कि आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि आपका एक एवरेज नॉर्मल प्रेगनेंसी है, तो आप एक एक्टिव लाइफस्टाइल अपनी अडॉप्ट कर सकते हैं। बेसिकली आप स्ट्रेचिंग कर सकते हैं, आप वॉकिंग कर सकते हैं, आप योगा के कुछ बेसिक आसनास कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि अंकिता जी ने बताया कि स्वस्थ और संतुलित गर्भावस्था के लिए कई चीजें महत्वपूर्ण होती है और इसमें एक्टिव लाइफस्टाइल भी अपनी अहम भूमिका निभाता है। तो संतुलित आहार के साथ साथ महिलाओं को हर चीज का ध्यान भी रखना चाहिए। अब हम बात करेंगे मेनोपॉज यानी कि रजनोवृत्ति पर चर्चा करेंगे। मेनोपॉज की मुख्य वजह से जो होने वाली परेशानियां हैं ये किस प्रकार की हो सकती है और इनके क्या लक्षण होते हैं और इन्हें कैसे समझा जाता है। मेनोपॉज एक ऐसा फेज़ है फीमेल की लाइफ में जब आपके पीरियड्स कम्प्लीटली बंद हो जाते हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में हम मेनोपॉज तब कहेंगे जब 1 साल तक आपके पीरियड्स बिल्कुल भी बंद हो जाएं। आपके पीरियड्स अगर 1 साल तक नहीं आए हैं तो ये बोलते हैं कि आप मेनोपॉज अटेन कर लिए हैं। मेडिकल टर्मिनोलॉजी में ये भी है कि मेनोपॉज एक ऐसा टाइम है जब आपकी ओवरीज जो कि मेन फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं एस्ट्रोजन, वो धीरे धीरे करके अपना फंक्शन बंद कर देती हैं। तो ओवरीज का फंक्शन यूजुअली धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाता है और कम उसके बाद बंद हो जाता है। तो ऐसा स्टेट है मेनोपॉज। क्योंकि ओवरीज जो हैं अपना बहुत इंपॉर्टेंट फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन सिक्रीट करती हैं जो हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस रेगुलेट करता है। अपना हार्ट हेल्थ रेगुलेट करता है, बोन्स को मैच्योर करता है, फेमिनाइन जो भी फंक्शंस हैं उनको करता है, आपका जो फिजिक है, आपका जो साइकिक स्टेट है वो बहुत सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है। तो धीरे धीरे जो एस्ट्रोजन के विड्रॉल और उसके बाद जो डेफिशिएंसी के कारण जो सिम्टम्स आते हैं वो बॉदर्सम होते हैं। और मेनोपॉज भी सडन नहीं है, एक मेनोपॉजल ट्रांजिशन होता है जिसमें कि ये धीरे धीरे करके एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है तो कुछ कुछ सिम्टम्स होते हैं और फिर इट लीड्स टू मेनोपॉज। तो ये सभी चीज़ें जो हैं वो एस्ट्रोजन की डेफिशिएंसी के कारण होती हैं। तो बहुत सारे फेजेस में सिम्टम्स आते हैं। शुरू के जो सिम्टम्स होते हैं वो मूड चेंजेस होंगे, बहुत ज़्यादा इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन लगेगा, किसी चीज़ में मन नहीं लगेगा, नींद नहीं आएगी रात में, या फिर बहुत जल्दी आप थक जाएंगे, बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगी, बहुत ज़्यादा पसीना आएगा। शुरू के फेजेस में ये होता है जिसे हम हॉट फ्लैशेस कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं, बहुत ज़्यादा बॉदरसम होते हैं। ये कुछ सेकंड्स तक होगा हॉट फ्लैशेस, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ट्रबलसम होते हैं। जो महिलाएं आती हैं ओपीडीज़ में दिखाने के लिए तो उनको ये बहुत ज़्यादा ये होता है कि ये हॉट फ्लैशेस हो रहे हैं, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है इससे। ये फर्स्ट फेज़ में होगा। फिर ग्रेजुअली सेकेंड फेज़ में ये होगा कि धीरे धीरे जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, जो वजाइना है, जो यूरेथ्रा है, जो तो वहाँ पर ल्यूब्रिकेशन कम हो जाएगा, सारा ड्राइनेस हो जाएगा, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है वो वहाँ के हेल्थ के लिए भी मेंटेन करता है। तो वेजाइनल ड्राइनेस हो जाएगा, यूरेथ्रा जो है वहाँ पे ड्राइनेस हो जाएगा। तो यूरिन पास करने में हो सकता है कि आपको इचिंग हो, आपको ड्राइनेस हो, आपको अर्जेंसी लगे बार बार। वेजाइनल ल्यूब्रिकेशन कम है तो कॉन्टैक्ट करने में, कॉन्टैक्ट बनाने में प्रॉब्लम हो, और जॉइंट पेन्स डेवलप होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये सीक्वेंसेस में आता है। और लास्ट स्टेज में, लास्ट जो सीक्वेंस है उसमें ये है कि फिर आपको कार्डियक रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन जो है बहुत वाइटल कंपोनेंट है जो आपके हार्ट को मेंटेन करता है। बोन्स में ऑस्टियोपोरोसिस, क्योंकि जब तक एस्ट्रोजन है, जब तक मेनोपॉज नहीं हुआ है, तब तक बोन्स हेल्दी हैं, तब तक हार्ट हेल्दी है। बट जैसे एस्ट्रोजन धीरे धीरे डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है तो फिर हार्ट की हेल्थ, बोन्स की हेल्थ, ये सारी चीज़ों में असर पड़ना स्टार्ट हो जाता है। तो ये इन फेजेस में सिम्टम्स आते हैं। तो एक तरीके से इन सिम्टम्स को एड्रेस करना, हमें मेनोपॉज को एड्रेस करना होगा।
तो बिल्कुल अंकिता जी, 3 फेज होते हैं, अलग अलग तरीके की परेशानियां भी देखने मिलती है, लेकिन हर परेशानी का मेडिकल साइंस में उपचार है। तो मेनोपॉज के लिए मेडिकल साइंस में किस प्रकार के उपचार हैं और डॉक्टर से किस फेज में मिलना उचित होता है? मेनोपॉज एक नॉर्मल प्रोसेस है और डिपेंड करता है कि सिम्टम्स कितने बॉदरसम है। आप पेशेंट को आप डॉक्टर्स को किसी भी स्टेज में मिल सकते हैं, डिपेंड करता है कि आपको किस स्टेज में रिक्वायरमेंट लग रही है। शुरुआती स्टेजेस में तो कुछ बहुत ज़्यादा आपको करना नहीं है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हर एक चीज़ में हम एडवाइस करते हैं। अगर बहुत ज़्यादा वेट है, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है, तो एडवाइस करते हैं कि थोड़ा सा वेट कम करिए, फिजिकल एक्टिविटी करिए, एक्टिव लाइफस्टाइल रखिए। अगर आप एक्टिव लाइफस्टाइल रखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें उसमें अपने आप कम हो जाती हैं। अपना डाइट जो है आप बैलेंस रखिए। अगर स्मोकिंग की है हैबिट, बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं तो वो कम करिए। अल्कोहल अगर लेते हैं बहुत ज़्यादा तो वो कम करिए। बहुत ज़्यादा जो वेरिंग टेम्परेचर वाली चीज़ें हैं कि एकदम गर्म से ठंडा, ठंडी जगह से गर्म जाना, वो सब अवॉइड करिए। ये कोशिश करेंगे कि ज़्यादा ठंडी जगहों पर रहें। जो क्लोथिंग है आपका, जो कपड़े हैं वो ढीले कपड़े पहनिए। बहुत ज़्यादा टाइट क्लोथिंग और ये सारी चीज़ों में ये सब चीज़ें देखा गया है कि वो सब ये होता है। तो शुरुआती स्टेजेस में तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन हम एडवाइस करते हैं, तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं वो आ जाती हैं और पेशेंट को साइकोलॉजिकल हेल्प भी होती है ये सभी चीज़ों से। इसके बाद भी अगर कुछ चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा बॉदरसम हैं, जैसे कि हॉट फ्लैशेस हैं और वो सारी चीज़ें हैं, अगर उसके बाद भी पेशेंट को आराम नहीं है और वो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिस्टर्ब कर रहा है, तो उसके लिए मेडिकेशंस हैं। और बाकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें हमको मेडिसिन देना ही देना है। जैसे कि अगर जॉइंट पेन है, पेशेंट ऑस्टियोपोरोसिस की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, तो उसमें फिर हमको सप्लीमेंटेशन देना है। अगर हार्ट हेल्थ आपकी कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है तो उसके लिए सप्लीमेंटेशन देना है। तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज ऑफ ड्रग्स हैं, हार्मोन थेरेपी है, तो वो हम पेशेंट टू पेशेंट वे करके असेस करके देते हैं। जी बिल्कुल अंकिता जी, एक आम समस्या है, ऐसे बदलाव होते रहते हैं, लेकिन कई लोग इसे बीमारी के तौर पर भी देखते हैं। तो ऐसे लोगों को आप क्या सलाह देना चाहेंगी? बिल्कुल, फेजेस ऑफ लाइफ है, हमारी लाइफ के फेजेस हैं। शुरू में जो फर्स्ट पीरियड आता है उसमें प्रॉब्लम है, मेनार्की है, उसको अडाप्ट करने में टाइम लगता है। फिर बीच में प्रेगनेंसी है, उससे अडाप्ट करने में टाइम लगेगा। फिर ब्रेस्ट फीडिंग है, उसके बाद फिर मेनोपॉज है। बेसिकली हैं ये अलग अलग लाइफ के हमारे फेजेस। हर फेज के अपने अपने कुछ प्रोज एंड कॉन्स तो होते ही हैं, तो उसको बस हमें एक्सेप्ट करना है एक हेल्दी वे से, हेल्दी माइंडसेट से। और उसको हर एक फेज को हमको एक्सेप्ट करने का बस यही है कि आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल, आपको एक अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, तो वो हर एक फेज आप अच्छे से उसके थ्रू आप कोप अप कर पाएंगे। तो बेसिकली आपको अपना माइंडसेट करेक्ट रखना है, आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है, आपको अपना न्यूट्रिशन मेंटेन रखना है, आपको एक एक्टिव लाइफस्टाइल मेंटेन करके रखना है। और एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ अगर आप चलते हैं तो कोई भी चीज़ जो है वो एक बीमारी के तरीके से आप नहीं लेंगे। बाकी अगर कुछ भी मेडिकल है, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस हैं या मेडिकल एलिमेंट्स हैं, उसके लिए तो हर एक चीज़ों के ट्रीटमेंट है ही। ऐसा कुछ नहीं है कि वो इनक्यूरेबल है, तो कोई भी बीमारी के तौर पे उसे लेना सही नहीं है। जी बिल्कुल, इसे बीमारी के तौर पर देखना बिल्कुल सही नहीं है। ये महिलाओं में होने वाले बदलाव हैं जो उम्र के हर पड़ाव पर देखने को मिलते हैं। इसी के अलावा बात करेंगे विमेन हाइजीन की। तो सभी आयु वर्ग की जो महिलाएं होती है उनमें विमेन हाइजीन का क्या महत्व है और यह कितनी जरूरी होती है हर दिन के लिए? विमेन हाइजीन अगेन एक टैबू है हमारे सोसाइटी में, शहरी एरिया और गांव वाले एरिया। तो हाइजीन इटसेल्फ साफ सफाई से रिलेटेड रहता है। हमारा रोज़ का जो हाइजीन वाला है, ब्रश करना, दांतों को रोज़ एक बाथ लेना, बाकी हाथों को धोना खाने के पहले, वॉश करने के बाद, तो ये सारी चीज़ें बेसिक हाइजीन में आता है। विमेन हाइजीन स्पेसिफिकली हम प्राइवेट पार्ट्स को हाइजीन के लिए करते हैं, तो ये भी बहुत कम बोला गया है, बहुत कम बात करते हैं उसके बारे में। बेसिकली कब इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, जब मेंसेस चालू होते हैं, जब किशोरावस्था होता है, एडोलेसेंस में फर्स्ट मेंसेस आपके स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप अगर प्राइम नहीं कर रहे हैं बच्चियों को उस चीज़ के बारे में, आप पहले से बता नहीं रहे हैं, तो उनको पता ही नहीं है। यूजुअली जो गांव में वो कपड़ा यूज़ करते हैं, कपड़ा बिल्कुल भी एडवाइजेबल नहीं है यूज़ करने के लिए, क्योंकि गीला सरफेस है। गीले सरफेस में बार बार ब्लीडिंग होती है और उसके बाद गीले सरफेस में और ज़्यादा बैक्टीरिया और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ग्रो करने के हैं। अगर आप पैड्स यूज़ कर रहे हैं तो पैड्स भी एटलीस्ट आप 4 to 5 आवर्स में चेंज करें, क्योंकि कोई भी चीज़ अगर गीला है तो उसमें बहुत ज़्यादा मॉइस्चर है, तो वहाँ पर और ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आने के हैं। तो ये है। अगर आप अंडर गारमेंट्स यूज़ कर रहे हैं तो बेसिकली कॉटन अंडर गारमेंट्स यूज़ करें।
और दूसरे मटेरियल यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो हेल्थ स्किन फ्रेंडली होता है। अदरवाइज़ वहाँ पर बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, बहुत ज़्यादा, और अभी का जो मौसम है अभी रेनी सीजन में, तो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर, उसमें फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। पैड्स आप जल्दी जल्दी चेंज करें। कई लोगों को ऐसा होता है कि पैड से रैशेस हो जाते हैं, तो उसमें फिर आप मेंस्ट्रुअल कप्स यूज़ कर सकते हैं, वो अच्छा है। टैम्पन्स यूज़ कर सकते हैं। बाकी अंडरगारमेंट साफ पहने। पीरियड्स के टाइम पे बहुत ज़्यादा वो है, अगर आप वाइप करते हैं तो आगे से पीछे की तरफ वाइप करें, और कभी भी कांटेक्ट करने के बाद एरिया को अच्छे से क्लीन करें। तो ये सारी चीज़ें, अगर आप कॉमन जो वर्किंग फीमेल्स हैं, जो कॉमन वॉशरूम्स यूज़ कर रहे हैं वर्क प्लेसेस में, तो वो भी होता है कि बहुत ज़्यादा क्लीन नहीं है, तो उसमें फिर अगर इंडियन वाला है तो आप उसको प्रेफर करें, अगर इंडियन वॉशरूम है तो आप उसको प्रेफर करें, क्योंकि कांटेक्ट कम होगा। अदरवाइज जो स्प्रेज आते हैं आजकल, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं सरफेस डिसइंफेक्ट करने के लिए, वो सब यूज़ कर सकते हैं आप। और रैदर देन होल्डिंग यूरिन, अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप होल्ड करने के बजाय आप जाके यूरिनेट करके आएँ, ये एडवाइजेबल है। क्योंकि अगर बहुत ज़्यादा टाइम तक यूरिन को होल्ड करके रखते हैं तो वो ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट कॉजेटिव एजेंट है कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस आपको होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आप ये अडॉप्ट कर सकते हैं। हाइड्रेटेड रहें आप, जितना हाइड्रेशन आप मेंटेन करेंगे। लोगों को ये रहता है कि वॉशरूम पास में नहीं है या वॉशरूम ख़राब है तो हम पानी कम पियेंगे, तो दिन भर वो पानी नहीं पीते, तो ये ऑपोजिट इफेक्ट करता है अपने हेल्थ में। तो अपना, जैसे स्टार्टिंग में मैंने कहा कि लाइफस्टाइल आपको अपनी मेंटेन करना, हाइड्रेशन आप अपना मेंटेन रखिए। और अगर आपको यूरिन पास करना है तो आप बजाय उसको होल्ड करने के लिए आप पास करके आइए, जितना भी गंदा हो, बट अगर आप होल्ड करके रखेंगे तो उसमें यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हैं। जी बिल्कुल अंकिता जी, यूरिन को होल्ड नहीं करना चाहिए, वरना ये ज्यादा इन्फेक्शन हो सकता है। ये तो अवस्थाओं की बात हो गई, अवस्थाओं में किस प्रकार का हाइजीन रखना चाहिए। बात करेंगे डेली लाइफ की, तो डेली लाइफ में विमेन हाइजीन के कौन कौन से वो जरूरी टिप्स आप दर्शकों को देना चाहेंगे? डेली लाइफ में फीमेल हाइजीन की हम बात करें तो जैसा पहले ही बताया कि अंडरगारमेंट्स आप प्रेफरेबली कॉटन फैब्रिक के यूज़ करें। प्रॉपर इंश्योर करें कि वो प्रॉपर क्लीन हो, प्रॉपर ड्राई हो, वो यूज़ करें। उसके बाद एक ये है कि सोप यूज़ करते हैं प्राइवेट पार्ट्स को क्लीन करने के लिए, सोप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है। सोप या किसी भी तरीके का जो लिक्विड वॉश है या फिर शैम्पूज़ हैं जो कि सेंटेड हैं या परफ्यूम्ड हैं, वो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है, क्योंकि हमारा वेजाइना जो है उसका एक प्रॉपर बैक्टीरिया जो है, एक नॉर्मल बैक्टीरिया है जो कि उसको प्रोटेक्ट करता है। तो अगर हम सोप या दूसरे शैम्पूज यूज़ कर रहे हैं तो वो नॉर्मल जो बैक्टीरिया है वो मर जाता है, तो उसमें और ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आप दूसरे इन्फेक्शंस को काउंटरैक्ट करें। तो प्रॉपर सिर्फ एक नॉर्मल पानी से क्लीन करें उसको, दैट इज़ सफिशिएंट। कुछ भी आपको अलग से यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है कि आप क्लीन करें। इन केस अगर आपको डॉक्टर ने सजेस्ट किया है तो आप दूसरे कोई वॉशेस आते हैं जो स्पेसिफिकली इस पर्पज़ के लिए बने रहते हैं, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज सोप, शैम्पूज़, ये सब चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। एंड अगेन आप पीरियड्स के टाइम पे जो मैंने बताया, आप पीरियड्स में फ्रीक्वेंटली चेंज करें पैड्स। अगर आप पैड्स के लिए कंफर्टेबल नहीं है तो आप कप्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं तो हर एक्ट ऑफ सेक्स के बाद आप वॉश करें, जाके क्लीन करें, तुरंत यूरिनेट करें। तो ये सारी बेसिक हाइजीन की चीज़ें जो अगर आप ध्यान में रखते हैं तो आप आगे मतलब काफ़ी सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। जी बिल्कुल अंकिता जी, ये छोटी छोटी चीजें हैं जिन्हें हम यदि ध्यान में रखते हैं तो महिलाओं में जो होने वाली छोटी छोटी बीमारियां हैं जो बड़ा रूप ले लेती हैं आगे जाके, इनसे हम बच सकते हैं। वहीं कार्यक्रम के अंत में जो दर्शक आपको देख रहे हैं उन्हें आज आप इस विषय से जुड़ी क्या कुछ एक्सपर्ट एडवाइस देना चाहेंगे? नीड ऑफ द आवर ये है कि यू स्टे अपडेटेड। तो बेसिक चेकअप्स जो होते हैं, जो प्रॉपरली जो ईयरली चेकअप्स हैं, एटलीस्ट ईयरली चेकअप्स आप अपने गायनेक के पास जाएं, कराएं। पैप स्मीयर के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो पैप स्मीयर एक ऐसी चीज़ है जिसमें हम बच्चेदानी के मुंह से जैसे एग्जामिनेशन करते हैं, सेल्स को स्क्रैप करके उसको एग्जामिन करते हैं, तो उसमें पता चल जाता है कि इन्फेक्शन है, आपके आगे जाके बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के चांसेस तो नहीं है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, एडवाइजेबल भी है कि हर 3 साल में आप पैप स्मीयर करवाएं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको कुछ भी बेसिक टू बेसिक प्रॉब्लम है, तो फीमेल्स में ये टेंडेंसी रहती है कि इग्नोर कर देते हैं कि नहीं वो होगा, ठीक हो जाएगा अपने आप। तो इग्नोर नहीं करें, आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, क्योंकि बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि सिंपल मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं, बट ड्यू टू द टेंडेंसी कि हम इग्नोर करते हैं तो वो चीज़ें बढ़ जाती हैं और आगे जाके वो इस तरीके से प्रेजेंट करती हैं कि उसका फिर
दूसरे कंसिक्वेंसेस होते हैं, क्योंकि अगर इनिशियल फेज में आप ट्रीट कर लेते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे छोटी सी गठान है, अगर आप छोटी सी गठान में ट्रीटमेंट कराएंगे, ऑपरेट कराएंगे तो छोटा सा चीरा लगेगा, बट अगर आप उसको लेकर बैठे रहेंगे और बढ़ जाएगा तो फिर वो बहुत बड़ा चीज़ बढ़ जाता है। तो इसीलिए अगर छोटी छोटी चीज़ें भी हैं, अगर वो ट्रबलसम हैं, अगर वो नॉर्मल नहीं है, तो आप अपने हेल्थ के प्रति जागरूक रखें और प्रॉपरली अपना ट्रीटमेंट रखें, अपडेटेड रहें, अपने न्यूट्रिशन को ध्यान रखें, एक एक्टिव लाइफस्टाइल अडॉप्ट करें, हाइजीन मेंटेन करें और टाइम टू टाइम अपना चेकअप करवाते रहें। जी बिल्कुल अंकिता जी, एक एक्टिव और हेल्दी लाइफस्टाइल जो होती है वो महिलाओं में होने वाली कई बीमारियों को दूर रखती है। चाहे हम बात करें प्रेगनेंसी की, मेनोपॉज की या फिर फर्स्ट पीरियड की, एक छोटे छोटे जो सावधानियां होती हैं ये काफी मददगार भी होती हैं। तो आज का हमारा विषय था महिलाओं पर, महिलाओं से जुड़ी मेडिकल जो अवस्थाएं होती हैं उन पर, और हमारे साथ इस पर जुड़ी थी डॉक्टर अंकिता फतनानी। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज के हमारे इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।